फ्रेंड्स ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारे मेल लीड श्याओ जेन हमारी फीमेल लीड वेनशु के साथ जबरदस्ती रोमांस कर रहे होते हैं। शू उनको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकते। इसके बाद सीन पास्ट में जाता है जहां हम देखते हैं कि जेन अपनी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए प्रे करने टेम्पल जाते हैं। वहां का पुजारी उनके लिए प्रे करके अगरबत्ती जलाता है, लेकिन तभी वो तीनों अगरबत्ती बीच से टूटकर गिर जाती हैं। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। पुजारी कहते हैं, यंग मास्टर, ये ऊपर वाले का इशारा है कि मिस लेंग से शादी करना आपके लिए सही नहीं है। आपकी कुंडली में बड़ा दोष है। कंपास के हिसाब से आप अपनी वाइफ और होने वाले बच्चे के लिए खतरा हैं। अगर आपने मिस लेंग से शादी की और वो प्रेग्नेंट हो गई तो दोनों मर जाएंगे। जेन का अंकल शिचांग बोलता है, ये शादी होनी जरूरी है। जेन श्याओ फैमिली का हेड है और वो सारी जिंदगी अकेले नहीं रह सकता। ऊपर से हम अपने ब्लड लाइन को ऐसे खत्म नहीं होने दे सकते। उनकी आंटी बोलती हैं, लेंग फैमिली की बेटी श्वेरू ने जेन की जान भी बचाई थी। दोनों बहुत पहले एंगेज हो चुके हैं। हम ये शादी कैसे रोक सकते हैं? क्या इस खतरे को टालने का कोई उपाय नहीं है? पुजारी कहते हैं, खतरे को पूरी तरह नहीं टाला जा सकता। इनकी किस्मत में ही लिखा है कि इनकी एक वाइफ और एक बच्चे को मरना होगा। अगर आपको बचना है तो एक ही तरीका है। जेन कहते हैं, ऐसा है तो मैं किसी और लड़की से शादी करके उसके साथ बच्चा कर लूंगा। जब वो दोनों मर जाएंगे तो उसके बाद मैं श्वेरू से शादी कर लूंगा। पुजारी कहते हैं, क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? जेन बोले, श्वेरू ने मेरी जान बचाई थी, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद वो कार में कहीं जा रहे होते हैं। तभी वो अपने हाथ में बंधे लाल धागे को देखते हैं। पुजारी ने उनसे कहा था कि ये लाल धागा अपनी फिंगर में बांध लीजिए। जब आप ऐसी लड़की से मिलेंगे जिसके हाथ में लाल धागा होगा तो समझ जाना कि ऊपर वाले ने उसी को आपके लिए चूज किया है। जेन के असिस्टेंट युआन कहते हैं, मास्टर, पता नहीं किसने ये लाल धागे वाली बात फैला दी। अब तो सारी लड़कियां अपने हाथ में लाल धागा बांध कर घूम रही हैं। अब आप अपनी वाली को कैसे ढूंढेंगे? तभी एक साइड से वेनशु अपनी साइकिल पर आ रही होती है और अचानक जेन की कार के सामने आ जाती है। गिरने की वजह से उसको चोट लग जाती है। युआन बाहर जाते हैं और शू उनसे कहती है, सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। आज मेरा कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम है और मैं जल्दी में हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए। क्यों ना मैं आपको आईओयू नोट दे दूं? शू नोट लिखने लगती है और जेन देखते हैं कि उसके हाथ में भी फिंगर पर चोट लगी थी और खून बहने से धागे जैसा निशान बन गया था। युआन शू से कहते हैं, तुम्हें नोट लिखने की जरूरत नहीं है, साइकिल को हटाओ, हमें जाना है। शू जाने वाली होती है लेकिन तभी जेन कहते हैं, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। शू उनके साथ बैठ जाती है। फिर युआन जेन को उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जेन कहते हैं, वेन शू एक हाई स्कूल की स्टूडेंट, ग्रेड्स भी अच्छे हैं, लेकिन बचपन में पेरेंट्स की डेथ हो गई और दादी ने पाला। तुमने अपनी अंधी और बीमार दादी का ध्यान रखने के लिए 2 साल स्कूल ड्रॉप भी किया था। शू शॉक हो जाती है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? कौन हो तुम? कार रोको। युआन कार रोक देते हैं। शू कहती है, ये कॉलेज का रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जेन कहते हैं, तुम्हारे पास एग्जाम हॉल पहुँचने के लिए अभी भी 20 मिनट हैं। मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लो फिर चली जाना। शू कहती है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? जाने दो मुझे। जेन कहते हैं, मेरे साथ बकवास मत करो, अब से तुम मेरी लीगल वाइफ हो। शू कहती है, छोड़ो मुझे वरना पुलिस को बुलाऊंगी। वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है तो जेन कहते हैं, तुम ऐसे नहीं मानोगी तो मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें मनाने के, लेकिन पता नहीं उसमें कितना टाइम लगेगा। शू उन्हें थप्पड़ मार देती है। फिर जेन उसे कहीं लेकर जाते हैं। वो कहती है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? पब्लिक जेन को देखकर कहती है, ये तो ब्लैक गोल्ड चैम्बर ऑन एफ कॉमर्स के मिस्टर श्याओ हैं। शू मन में कहती है, इतना पावरफुल अंडरवर्ल्ड बॉस मुझसे क्यों शादी करना चाहता है? जेन शू की दादी के पास जाते हैं जो कैंडीज सेल कर रही होती है और देख नहीं सकती। शू कहती है, तुम मेरी दादी के साथ क्या करने वाले हो? जेन दादी की तरफ गन पॉइंट करके कहते हैं, मुझे सबसे स्वीट वाला कैंडी दो। दादी उन्हें कैंडी देती हैं। जेन कहते हैं, आप इस बुढ़ापे में अंधी होने के बाद भी स्टॉल क्यों लगा रही हैं? दादी कहती हैं, क्योंकि मेरी फैमिली गरीब है। मेरी एक पोती है जो स्कूल में पढ़ती है, वो बहुत स्मार्ट भी है, हमेशा फर्स्ट आती है। आज उसका एग्जाम है, मैं उसके लिए थोड़े पैसे कमाने की कोशिश कर रही हूँ। शू इमोशनल हो जाती है। जेन कहते हैं, चिंता मत कीजिए, आपकी पोती आपका अच्छे से ध्यान रखेगी। शू के पास कोई चॉइस नहीं होता है तो वो जेन की बात मान जाती है। दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और जेन पुजारी के पास जाते हैं। पुजारी सर्टिफिकेट को जला देते हैं और कहते हैं, एक बार आप दोनों का कनेक्शन जुड़ गया तो उसे तोड़ा नहीं जा सकेगा। यहाँ 3 लैंप जल रहे हैं जिसका मतलब 3 सोल से है। जब आप और मैडम इंटीमेट हो जाएंगे तो आप पहला लैंप बुझा सकते हैं। फिर जब वो प्रेग्नेंट होगी तब दूसरा लैंप बुझाना होगा। उसके बाद जब बच्चा उनकी कोख में पूरा डेवलप हो जाएगा तो तीसरा लैंप बुझाना होगा। इसके बाद उन दोनों की डेथ हो जाएगी। क्या आप सच में ऐसा करने के लिए तैयार हैं? जेन कहते हैं,
श्वेरू ने मेरी जान बचाई है, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। फिर जेन घर जाते हैं। युआन उनसे कहते हैं, मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली है, मैडम का एग्जाम अच्छे से हो गया और एग्जाम के बाद मैं उन्हें घर ले आया था, लेकिन आते ही उन्होंने खुद को रूम में बंद कर लिया और कुछ खाया पिया भी नहीं है। हमने उन्हें बाहर बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं आई। जैन उसे भेज देते हैं और खुद कमरे में जाते हैं। तभी पीछे से शू उन पर गन तान देती है। वो बोलती है, हिलना मत, आपने मुझसे जबरदस्ती शादी क्यों की? जैन बोले, कुछ भी करने से पहले सोच लेना अंजाम क्या होगा। शू कहती है, तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो चलो मेरे साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने। जैन बोले, तुम पहली लड़की हो जिसने मुझ पर बंदूक तानी है। शू कहती है, ये मत समझना कि तुम ब्लैक गोल्ड बिजनेस के बॉस हो तो मैं तुमसे डर जाऊंगी। तभी जैन उसे बेड पर पुश कर देते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ प्यार से पेश आना चाहता था, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। शू शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन गन में गोली ही नहीं होती है। जैन कहते हैं, कम से कम अपने हस्बैंड को समझने की कोशिश करो। मैं गन में गोली तब तक नहीं डालता जब तक कोई मुझे परेशान ना करे। ये बोलकर वो उसे जबरदस्ती किस करने लगते हैं। शू रोकने की कोशिश करती है, मगर जैन उसे जबरदस्ती करते हैं। नेक्स्ट सीन में शू अपने घुटने की चोट में लगाने के लिए मेडिसिन ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ जैन वॉशरूम में होते हैं और उन्हें पुजारी की बात याद आती है। वो कहते हैं, आपने और मैडम ने रूम शेयर कर लिया है, तो आप आकर पहला लैंप बुझा सकते हैं। लेकिन उसे बुझाते ही उनकी लाइफ का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। जैन बाहर आते हैं और शू के हाथ से दवाई गिर जाती है। जैन कहते हैं, लाओ मैं लगा देता हूँ। शू कहती है, मैं खुद कर लूंगी, लेकिन वो फिर भी मेडिसिन अप्लाई कर देते हैं। जैन कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम शादी का रीजन जानना चाहती हो, लेकिन ज्यादा बातें जानना भी अच्छा नहीं होता। वो उसे काट देते हैं, अगर तुम वाइफ की ड्यूटी पूरी करोगी तो जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकती हो। मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा। शू कहती है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मेरी 3 रिक्वेस्ट है जो तुम्हें माननी होगी। मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें धमकी देने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जैन कहते हैं, मैंने उनके लिए विला, बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर अरेंज कर दिए हैं। अगर तुम्हें ये धमकी लगती है तो तुम अपनी दादी को ले जाकर वापस से गरीबों वाली जिंदगी जी सकती हो। शू कहती है, हमारी शादी भले ही हो गई है, लेकिन तुम मेरी पढ़ाई के बीच नहीं आओगे। मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ। जैन कहते हैं, चलो कोई और बात करते हैं। शू कहती है, मेरे पास बात करने को कुछ भी नहीं है। जैन बोले, तो कुछ और कर लेते हैं। वो उसे अपनी बाहों में ले लेते हैं। शू कहती है, हम पढ़ाई की बात कर रहे थे ना, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जैन कहते हैं, अमीर आदमी की वाइफ बनने के बाद डॉक्टर बनकर क्या करोगी? 10 साल तक हार्डवर्क करके डॉक्टर बनने का क्या मतलब है? शू कहती है, मतलब है, ये मेरा सपना है। रिच लोगों का ड्रीम नहीं होता क्या? मुझे बायोमेडिकल थ्योरी और साइंटिफिक रिसर्च में एक्सपर्ट बनना है। सोचो, साइंटिफिक थ्योरी की तरफ एक कदम बढ़ाने से 1% लाइफ इंक्रीज हो सकती है, तो दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं। मैं 800 मिलियन ईयर्स लाइफ इंक्रीज कर सकती हूँ। जैन सोचते हैं, ये मरने वाली है, मैं इन सब के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? शू कहती है, मेरी एक और रिक्वेस्ट है, आगे से आराम से पेश आना। जैन वहाँ से चले जाते हैं। अब वो टेम्पल में होते हैं और पुजारी उन्हें लैंप बुझाने को कहते हैं। जैन बुझाने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें शू की बातें याद आने लगती हैं। तभी श्वेरू आ जाती है। वो कहती है, मैंने सुना है कि आपने अपनी वाइफ के साथ सब कुछ कर लिया। जैन कहते हैं, तुम ज्यादा मत सोचो, मुझे उससे प्यार नहीं होगा। तुम जानती हो ना मैंने शादी क्यों की है? श्वेरू कहती है, मैं बस तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी शादी से मतलब नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ लॉयल रहो। मुझे तुम्हारी वेल्थ का लालच नहीं है। जैन उसकी हेयर पिन को देखते हैं जिसमें कैमेलिया फ्लावर लगा था। वो मन में कहते हैं, इस कैमेलिया से ही तुमने मेरी जान बचाई थी। कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे शादी करूंगा। वो उससे कहते हैं, तब से लेकर आज तक मैं तुम्हारे लिए ही जी रहा हूँ। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बस मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। ये बोलकर वो पहले लैंप को बुझा देते हैं और उधर शू को कुछ फील होने लगता है। इसके बाद शू अपनी दादी से मिलने जाती है। मेड शू से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मास्टर ने हमें समझा दिया है कि ओल्ड लेडी का ध्यान कैसे रखना है। भले ही वो गुस्से वाले हैं, लेकिन दिल के अच्छे हैं। दादी कहती हैं, तुम मिस्टर श्याओ से कैसे मिली? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शू कहती है, आप चिंता मत कीजिए, वो मुझे अच्छे से रखते हैं। मेड कहती है, आप जानना चाहती है ना कि उन्होंने आपसे शादी क्यों की? मैंने सुना है कि उनकी कुंडली में दोष है और सिर्फ आपकी किस्मत से दोष हट सकता है। आप ये मत समझना कि वो माफिया बॉस है। तो ऐश में रहते आए हैं, उन्होंने पहले बहुत कुछ सहा है। उनके पेरेंट्स उनकी आंखों के सामने मर गए। उनकी फैमिली उन्हें मनहूस कहकर मारती पीटती थी, यहाँ तक कि उन लोगों ने मास्टर को टेम्पल में मरने के लिए छोड़ दिया था। इसलिए वो ऐसे गुस्से वाले और जिद्दी बन गए हैं। मैडम, आप उनका साथ मत छोड़ना। शू मन में कहती है, मतलब उसने भी मेरी तरह ही अपने पेरेंट्स को बचपन में खो दिया। वो गुस्सा करके अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है। मेड कहती है, मास्टर हमेशा से अपनी फैमिली चाहते हैं। अगर आप उन्हें बच्चा दे देंगी तो वो आपको और ओल्ड लेडी को अच्छे से रखेंगे। दादी कहती हैं, शू, अगर तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो तो तुम्हें रिश्ते को अपना लेना चाहिए। मैं भी अपने ग्रेट ग्रैंडसन को गोद में लेना चाहती हूँ। सीन बदलता है और युआन जैन को एक एनवेलप देकर कहते हैं, ये वो गिफ्ट है जो आपने मैडम के लिए रेडी करवाया है। जैन को पुजारी की बात याद आती है कि शू के प्रेग्नेंट होने पर उन्हें दूसरा लैंप बुझाना होगा। युआन कहते हैं, मैडम अभी ग्रेजुएट हुई हैं, शादी को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है।
मुझे नहीं लगता कि वो अभी बच्चा करना चाहेंगी। जेन रूम में आ जाते हैं जहाँ शू अपनी डायरी लिख रही थी। वो जेन को देखती है और जेन उसे एनवेलप देते हैं। उसमें इंपीरियल कॉलेज मेडिकल स्कूल का एडमिशन लेटर होता है। शू कहती है, इस यूनिवर्सिटी में तो फैमिली बैकग्राउंड भी देखा जाता है। जेन कहते हैं, मैं इस यूनिवर्सिटी का इन्वेस्टर हूँ जिसे चाहे एडमिशन दिला सकता हूँ। शू कहती है, थैंक यू, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें बच्चे पसंद है? जेन उसके सवाल से शॉक हो जाते हैं। शू कहती है, मुझे लगा तुम गुस्से वाले इंसान हो, लेकिन प्यार ना मिलने की वजह से खुद की फैमिली चाहते होगे। अगर फ्यूचर में हमारे बच्चे हुए तो तुम्हें खुशी होगी? जेन को पुजारी की बात याद आती है कि जो भी करना है जल्दी करना होगा, फिर श्वेरू से किया हुआ वादा भी। वो शू से कहते हैं, मुझे बेबी चाहिए। ये बोलकर वो उसे किस करने लगते हैं। शू कहती है, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, क्या हम कुछ साल वेट नहीं कर सकते? फिर भी जेन उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर रात को जेन को बुरा सपना आने लगता है। सपने में वो अपने डैड को उठाने की कोशिश करते हैं जो मर चुके थे। उनकी फैमिली कहती है, तुम्हारे कारण तुम्हारे पेरेंट्स मर गए, शाओ फैमिली तुम्हें नहीं झेल सकती, जाओ अपने माँ बाप को ढूंढो। वो लोग उन्हें घर से निकाल देते हैं। जेन झटके से उठते हैं और शू कहती है, क्या हुआ? वो कहते हैं, मुझे बुरे सपने आते रहते हैं। शू उन्हें एक कैमेलिया का पैकेट देकर कहती है, इसे अपने पिल्लो के नीचे रखकर देखो, तुम्हें अच्छी नींद आएगी। जब मुझे एग्जाम का डर होता है तो मैं भी इसे यूज करती हूँ। जैन कहते हैं, तुम्हें भी कैमेलिया पसंद है? मेरी किस्मत हमेशा से खराब थी, मेरे पेरेंट्स मर गए। फेनमिली ने सोचा कि मैं मनहूस हूँ, कई बार मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। वो मन में कहते हैं, मैं इससे ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ? शू कहती है, कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो उन्हें हग कर लेती है। नेक्स्ट डे जैन युआन को कॉल करके कहते हैं, मेरे लिए 2 डायमंड रिंग कस्टमाइज करवाओ। ये बात शू सुन लेती है। वो ब्रेकफास्ट करने बैठती है और मेड उसे सूप देती है। फिर उसे विटामिन की गोली देकर कहती है, इससे प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होने में हेल्प मिलेगी। इधर युआन जैन से कहते हैं, आज आपकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। जैन कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, कैंसिल कर दो, मुझे अपनी वाइफ के साथ बेबी प्लान करना है। ये बोलकर वो चले जाते हैं। इसके बाद शू को क्लासमेट का मैसेज आता है कि परसों ग्रेजुएशन पार्टी है, सारे क्लासमेट आ रहे हैं और सबको डिप्लोमा की डिग्री भी मिलने वाली है। सीन बदलता है, शू ग्रेजुएशन पार्टी में जा रही होती है। तभी जैन उसे कॉल करते हैं, तुम मेरी परमिशन के बिना क्लास रियूनियन में कैसे जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे क्लासमेट ने 3 साल तक तुम्हें कितना परेशान किया है, सिर्फ इसलिए कि तुम गरीब हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम पार्टी में जा रही हो? शू कहती है, आप काम में बिजी थे और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे भी मैं ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेकर आ जाऊंगी, ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी। जैन कहते हैं, याद रखना तुम कौन हो, मेरे लिए मुसीबत लेकर मत आ जाना। वो कॉल कट कर देते हैं और युआन से कहते हैं, मुझे वेन्यू की रियल टाइम सर्विलांस फुटेज दिखाओ। युआन सोचते हैं, लगता है मास्टर अपनी वाइफ के लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। इधर शू पार्टी में पहुंचती है जहां बहुत सारे क्लासमेट थे। वहीं लिन फेई नाम की लड़की होती है जिसने अपने हाथ में लाल धागा बांध रखा था। उसकी फ्रेंड कहती है, तुमने ये धागा क्यों बांधा है? फेई कहती है, हमारे शहर के सबसे हैंडसम और रिच बिजनेसमैन शाओ जैन शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, जिसके हाथ में लाल धागा होगा वो उसी से शादी करेंगे। शू अपनी डिग्री ढूंढने लगती है। फेई की दोस्त कहती है, लिन फेन मिली और उनके बीच प्रोजेक्ट कोलैबोरेशंस भी हैं। उनकी वाइफ तुम्हारे अलावा और कौन बन सकती है? फिर फेई शू को देखती है और कहती है, ग्रेड्स जितने भी अच्छे क्यों ना हो, लड़कियों को शादी अच्छे घर में करनी चाहिए। ग्रेड्स अच्छे होने से कुछ नहीं होता। अब हर कोई मेरी तरह ग्रेजुएशन के बाद वेल्दी फैमिली में शादी नहीं कर पाता। शू बोली, तुम ज्यादा ही सोच रही हो, शाओ जैन की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। शू अपना डिप्लोमा लेकर जाने लगती है। तभी एक लड़का उससे टकरा जाता है और उसका डिप्लोमा गिर जाता है। शू उसे उठाने वाली होती है लेकिन फेई उस पर पैर रख देती है। वो कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो? कुछ दिनों से मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम्हारे पर निकल आए हैं। तुम्हें लगता है ग्रेजुएशन के बाद तुम मुझसे बचकर निकल जाओगी? तुम जैसी लड़की की हमारी सोसाइटी में कोई औकात ही नहीं है। भले ही तुम यूनिवर्सिटी चली जाओ या कोई जॉब ही करने लगो, रहोगी तुम मेरे पैरों के नीचे ही। शू अपना डिप्लोमा लेने की कोशिश करती है। फेई कहती है, तुम्हें इसकी काफी जरूरत लगती है लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। क्या कर लोगी तुम? शू डिप्लोमा ले लेती है लेकिन फेई फिर से उससे डिप्लोमा छीन लेती है और वो लड़का शू के हाथ पकड़ लेता है। फेई उसके डिप्लोमा को फाड़ देती है और बोलती है, तुम ग्रेजुएट होने के बाद भी यूनिवर्सिटी की फीस नहीं भर पाओगी तो तुम अपने थोड़े बहुत पैसे बचाकर अपनी माँ के फ्यूनरल की तैयारी ही कर लो। तभी शू का बैग गिरता है और उसमें से प्रेगनेंसी वाली विटामिन की गोली गिर जाती है। वो लड़का उसे उठाकर देख लेता है और फेई को बॉक्स पास करता है। वो कहती है, ये तो प्रेगनेंसी वाली विटामिन है ना? मैंने नहीं सोचा था कि टॉपर किसी बुढ़े आदमी की मिस्ट्रेस बन जाएगी और बच्चा करेगी। शू बॉक्स लेने की कोशिश करती है लेकिन वो लड़का टेबलेट्स फेंक देता है। शू कहती है, बकवास मत करो, मैं मैरिड हूँ और हम बेबी प्लान कर रहे हैं। तभी एक लड़का उसे जबरदस्ती बाहों में लेकर कहता है, ग्रेजुएशन के तुरंत बाद तुमने कंट्री साइड के किसी बुढ़े से शादी कर ली? शू बोली, हद में रहो, मेरे हस्बैंड का गुस्सा तुम नहीं जानते, उन्हें पता चला तो तुम भाग भी नहीं पाओगे। वो लड़का बोला, हम भी देखते हैं कि तुम्हारा गरीब बुढ़ा पति हमें भागने से कैसे
कैसे रोक सकता है? तुम्हें बेबी चाहिए ना? क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? शू उसके कान के नीचे बजा देती है। उस लड़के का पारा चढ़ता है। वो कहता है पकड़ो इसे। वो लोग शू को पकड़ लेते हैं और वो लड़का उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जैन के गार्ड्स की एंट्री होती है। फिर जैन आते हैं और सबके छक्के छूट जाते हैं। फेई की फ्रेंड कहती है ये तो श्याओ जैन है ना, ये हमारी ग्रेजुएशन पार्टी में क्या कर रहे हैं? दूसरी कहती है इसमें पूछने वाली क्या बात है? फेई के हाथ में लाल धागा है, मिस्टर श्याओ इससे मिलने ही आए होंगे। तभी एक लड़का जैन से कहता है मिस्टर श्याओ आप यहाँ आए हमें अच्छा लगा। जैन कहते हैं यहाँ ये कचरा क्यों फैला रखा है? वो लड़का नीचे से सारी टेबलेट्स उठाने लगता है और बोलता है सॉरी हमने सफाई नहीं की, आपके जूते गंदे हो गए होंगे, मैं इसे फेंक देता हूँ। लेकिन जैन उसे टेबलेट खाने के लिए बोलते हैं। उसकी फट के 4 हो जाती है। वो टेबलेट खा लेता है और भाग जाता है। फिर फेई कहती है मिस्टर श्याओ मैं लिन फेनमिली की बेटी हूँ, आपके और लिन फेनमिली के बीच डील हुई है। तभी युआन जैन को सारे प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स ला कर देते हैं। जैन फेई से कहते हैं कौन सा प्रोजेक्ट साइन किया है हमने? वो कहती है सिटी के वेस्टलैंड का। जैन उस कॉन्ट्रैक्ट को जला देते हैं। फेई के तोते उड़ जाते हैं। जैन एक एक करके सारे कॉन्ट्रैक्ट जला देते हैं और फेई की लग जाती है। वो कहती है मिस्टर श्याओ मैंने क्या कर दिया जो आप नाराज हो गए? आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म मत कीजिए, डैड को पता चला तो वो मुझे मार देंगे। जैन के गार्ड्स उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। फिर जो लड़का शू को जबरदस्ती कर रहा था वो बोला मिस्टर श्याओ आप गुस्सा मत होइए, मैं आपको वाइन सर्व करता हूँ, मैं आपको लंबे टाइम से पसंद करता हूँ और आपका नौकर बनने को भी तैयार हूँ। जैन कहते हैं तुम्हें मेरी टीम ज्वाइन करनी है? वो बोलता है हाँ ये तो मेरा सपना था। जैन कहते हैं लेकिन तुम उसके लायक नहीं लगते। वो लड़का बोला मैं इसके लायक हूँ। जैन कहते हैं लेकिन तुम्हारे तो चारों हाथ पैर हैं। वो लड़का बोलता है आप भी ना अच्छा मजाक करते हैं। गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने क्या किया है? गार्ड्स उसको ले जाते हैं। उसके बाद क्लासमेट कहते हैं मिस्टर श्याओ क्या आप हम सबको मार डालेंगे? शू तुम क्या कर रही हो? मिस्टर श्याओ तुम्हें देख रहे हैं, उन्हें ड्रिंक ऑफर करो। शू ड्रिंक देने वाली थी मगर जैन कहते हैं क्या तुम भूल गई कि हम बेबी प्लान कर रहे हैं? ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। अब जैन शू को लेकर जाते हैं। शू उन्हें थैंक यू कहती है। वो बोलते हैं तुम्हें इस तरह की पार्टी पसंद नहीं है तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा? मैं पार्टी अरेंज कर देता। और तुम मुसीबत में थी तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अब से जो भी हो याद रखना कि तुम मेरी वाइफ हो। शू ओके बोलती है। फिर दोनों घर जा रहे होते हैं। तभी जैन उसे रिंग बॉक्स देते हैं। शू वेडिंग रिंग देखकर खुश हो जाती है। वो बोलती है हमारी वेडिंग सेरेमनी नहीं हुई है तो अब मैं आपको अपने हस्बैंड के तौर पर एक्सेप्ट कर रही हूँ। जैन मन में कहते हैं ये तो शादी की कस्में खा रही है। शू कहती है अब से मैं आपको हमेशा प्यार करूंगी और मरते दम तक प्रोटेक्ट करूंगी। जैन को पुजारी की बातें याद आने लगती हैं, फिर शू का सपना भी। फिर वो भी कसम खाते हैं और दोनों एक दूसरे को रिंग पहना लेते हैं। सीन चेंज होता है। शू हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। शू सोचती है मैंने नहीं सोचा था कि ये दिन जल्दी आ जाएगा। वो रिपोर्ट की फोटो खींचकर जैन को सेंड कर देती है। डॉक्टर कहती है तुम प्रेग्नेंट हो लेकिन तुम्हारी प्रेगनेंसी स्टेबल नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। दूसरी तरफ जैन उसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। पुजारी कहते हैं अब जब मैडम प्रेग्नेंट है तो आप दूसरा लैंप बुझा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में रात को शू टेम्पल जाती है। एक पुजारी उससे पूछते हैं आप यहाँ कैसे? वो कहती है मेरी अभी अभी शादी हुई है और मुझे पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मेरी प्रेगनेंसी स्टेबल नहीं है, मैं बच्चे की सेफ्टी के लिए प्रे करने आई हूँ। वो पुजारी के सामने अगरबत्ती जलाकर प्रे करती है, लेकिन उसकी अगरबत्ती भी बीच से टूट जाती है। पुजारी और शू शॉक हो जाते हैं। शू बोलती है ये कैसे हुआ? पुजारी बोले इसका मतलब कुछ बुरा होने वाला है, आपके और आपके बच्चे की जान को खतरा है, आप मुझे अपना बर्थ डेट और टाइम बताइए। शू उन्हें सब बताती है। वो कहते हैं इसके हिसाब से तो आपको आपके हस्बैंड से ही खतरा है। शू कहती है इसका क्या मतलब है? पुजारी कहते हैं आप अपने हस्बैंड का नाम, बर्थ डेट और टाइम बताइए, देखते हैं उनकी कुंडली में क्या है। शू जैन का नाम लिखती है और ये देखते ही पुजारी की हवाइयां उड़ जाती हैं। वो शू को कहते हैं आप शाओ झेन की वाइफ हैं, जाइए यहाँ से, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो शू को बाहर निकाल देते हैं। शू सोचती है इनका मतलब क्या था। तभी वो दूसरे डोर से युआन को बाहर निकलते हुए देख लेती है और कहती है युआन यहाँ है तो जैन भी अंदर होंगे। वो टेम्पल की तरफ जाती है। इधर टेम्पल में जैन और श्वेरू पुजारी के साथ होते हैं। पुजारी कहते हैं दूसरा लैंप बुझाकर आप मैडम के दूसरे सोल को भी मार देंगे, फिर एक और बचेगा, इसके बाद वो और उनका बच्चा ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएंगे, फिर आप मिस लेंग से शादी कर सकते हैं। जैन को लैंप बुझाते हुए शू की याद आने लगती है। श्वेरू मन में कहती है ये रुक क्यों गया, कहीं इसे उससे प्यार तो नहीं हो गया है। वो बोलती है जैन तुम्हें उससे प्यार हो गया है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उससे प्यार नहीं करोगे। मुझे तुम्हारी शादी से दिक्कत नहीं थी, मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है कि तुम उसका ध्यान रखते हो और उसको प्रोटेक्ट करते हो। मुझे बस तुम्हारी लॉयल्टी चाहिए। क्या तुम्हारी लॉयल्टी भी उसी के लिए है? मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं होने देती, भले ही खुद तुम्हारी मनहूसियत से मर जाती। इधर शू डोर तक पहुंच जाती है। पुजारी कहते हैं मास्टर जल्दी डिसीजन लीजिए, शादी से अब तक दोष का इफेक्ट और बढ़ गया है।
अगर आपने जल्दी नहीं की तो आपको और मिस लेंग को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। श्वेरू जेन का हाथ पकड़कर लैंप बुझा देती है और इधर शू अचानक अंदर आ जाती है, लेकिन तब तक जेन और श्वेरू जा चुके थे। पुजारी शू से कहते हैं, यहाँ बाहर वालों को आना अलाउड नहीं है। शू कहती है, सॉरी माई, अभी चली जाती हूँ। दूसरी तरफ जेन एक हेयर पिन को देखते हुए पुजारी की बात याद करते हैं कि शू जब 7 महीने की प्रेग्नेंट हो जाएगी तब उन्हें तीसरा लैंप बुझाना होगा, फिर माँ और बच्चा दोनों मर जाएंगे, फिर वो श्वेरू से शादी कर सकते हैं। फिर जेन पास्ट को याद करते हैं। बचपन में वो कैमेलिया ट्री के पास गए थे। वो मन में कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि कैमेलिया ट्री से जो भी विश मांगो वो पूरी हो जाती है। पूरी जिंदगी में कोई भी एक ही बार ट्री से विश मांग सकता है। जेन विश मांगते हैं कि काश जिस दिन ट्री का लास्ट कैमेलिया फ्लावर गिरेगा वो मेरी जिंदगी का लास्ट डे हो, अगली लाइफ में मुझे ऐसी जिंदगी ना मिले। फिर एक दिन वो उसी ट्री में लटक कर सुसाइड करने आते हैं, लेकिन वो अपने विश के पास एक और विश वाला रिबन लटके हुए देखते हैं। उसमें वो हेयर पिन लगा होता है और विश में लिखा था कि अगर कोई पूरी लाइफ में एक ही विश मांग सकता है तो मैं चाहती हूँ लास्ट कैमेलिया फ्लावर कभी ना गिरे और तुम्हारी जिंदगी फूल की तरह ही सुंदर हो जाए। वो विश देखकर जैन अपनी जान नहीं देते। फिर वो याद करते हैं कि उनकी आंटी श्वेरू को उनके पास लेकर आई थी। वो कहती हैं, तुम्हारे लिए जिसने विश मांगी थी वो श्वेरू है, ये लेंग फैमिली की बेटी है। जैन कहते हैं, मेरे लिए विश मांगने के लिए थैंक यू, तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें वो दूंगा। श्वेरू कहती है, मैं तो बस तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। जैन उस बारे में सोच रहे थे कि तभी शू आ जाती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें जो मैसेज भेजा था वो देखा? डॉक्टर ने कहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी स्टेबल नहीं है, इसलिए मैंने सोचा टेम्पल जाकर प्रे कर लूं, लेकिन अगरबत्ती जलाते ही वो टूट गई। पुजारी ने कहा कि ये अच्छा नहीं होता। जैन कहते हैं, ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट डॉक्टर अरेंज करूंगा, तुम अपना ध्यान रखो। शू सोचती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ तो जैन को खुश होना चाहिए, लेकिन ये तो परेशान लग रहा है। तभी शू को अचानक उल्टी आती है और वो वॉशरूम जाती है। जैन उसके पीछे आकर देखते हैं कि उसे खून की उल्टी हो रही है। शू बेहोश हो जाती है और जैन डर जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर शू का चेकअप करती है और कहती है कि मैंने ऐसा पहली बार देखा है, शू को रेस्ट की जरूरत है और खाने पीने का ख्याल रखना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद पुजारी कहते हैं, आपके दोष के कारण ये सब हो रहा है, अब बचे हुए दिनों में आप मैडम का अच्छे से ध्यान रखिए। अब फ्यूनरल की तैयारी करने का समय भी आ गया है। नेक्स्ट डे शू को होश आता है। वो जेन को वहीं बैठे हुए सोते देखती है और सोचती है, टेम्पल में जो हुआ वो अंधविश्वास है। जेन मेरा इतना ध्यान रखता है, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तभी जेन उठते हैं, क्या तुम ठीक हो? वो हाँ बोलती है। जेन उसे सूप पिलाते हैं। शू पूछती है, डॉक्टर ने क्या कहा? जेन कहते हैं, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है, तो तुम्हें अच्छे से खाने पीने में ध्यान देना होगा। शू कहती है, बेबी बस हेल्दी हो, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वैसे तुमने क्या पुण्य किया था पिछली लाइफ में जो तुम्हें मेरी जैसी वाइफ मिली? जेन जवाब नहीं दे पाते हैं। इसके बाद 7 महीने बीत जाते हैं। शू बेबी के आने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है और जेन उसके फ्यूनरल की तैयारी कर लेता है। वो अपनी डायरी में लिखती है कि अल्ट्रासाउंड में बेबी बिल्कुल जेन जैसा हैंडसम लग रहा था, वो बड़े होकर उसके जैसा बनेगा। तभी जेन आ जाते हैं और पूछते हैं, तुम क्या लिख रही हो? वो कहती है, मैं हमेशा डायरी लिखती हूँ। जेन कहते हैं, आज ओल्ड हाउस में फैन मिली डिनर है, मैं होकर आता हूँ। शू कहती है, क्या मैं भी चल सकती हूँ? शादी को इतना टाइम हो गया है और मैं अभी तक तुम्हारी फीन एमिली से नहीं मिली। बेबी होने वाला है तो आज नहीं तो कल तो मुझे उनसे मिलना ही होगा। जेन मान जाते हैं। अब वो दोनों ओल्ड हाउस जाते हैं। तभी युआन जेन से कहते हैं कि पुजारी आपसे मिलना चाहते हैं। जेन चले जाते हैं। पुजारी उनसे कहते हैं, मैडम 7th मंथ में पहुंच गई है और बच्चा भी पूरा डेवलप हो गया है, आखिरी लैंप को बुझाने का टाइम हो गया है। दूसरी तरफ शू अंदर जाने वाली थी, तभी एक सर्वेंट कहता है, कौन हो तुम? ये श्याओ फेनेमिली की पार्टी है, अंदर कैसे आ गई? सब उसे देखते हैं। शू कहती है, मैं जेन की वाइफ हूँ। सर्वेंट शॉक हो जाता है, तुम उनकी वाइफ हो, यहाँ कैसे आ गई? वो बोली, जेन और मेरी शादी को इतना टाइम हो गया है, मुझे बर्रों से तो मिलना चाहिए ना। सर्वेंट बोला, ठीक है जाओ। शू अंदर जाती है और उसके बारे में कुछ कुछ बोलने लगते हैं। श्वेरू और उसकी मॉम भी वहाँ होती हैं। शू सोचती है, ये लोग मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं? क्या इसलिए क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ? तभी सर्वेंट्स श्वेरू के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं और बोलते हैं, मिस लैंग, इन गिफ्ट्स की कीमत मिलियंस में है, सब कुछ मैडम ने तैयार किया है। श्वेरू आंटी से कहती है, आप कितना परेशान हो रही है मेरे लिए? आंटी बोलती हैं, जेन कुछ प्लान कर रहा है और दोनों फैमिली का रिश्ता सालों पहले जुड़ चुका है, तो अब वादा पूरा करने का टाइम आ गया है। श्वेरू की मॉम कहती हैं, मैंने भी श्वेरू की कुंडली निकलवा ली है, अगले महीने की 6 तारीख अच्छी है, हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। शू मन में कहती है, उस दिन तो जेन का बर्थडे है ना, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या ये लोग जेन और इस लड़की की शादी की बात कर रहे हैं? लेकिन उसकी शादी तो मुझसे हो गई है, क्या रिश्ता है जेन और इस लड़की का? सब लोग पार्टी के लिए चले जाते हैं, लेकिन श्वेरू शू से कहती है, तुम जेन की वाइफ हो ना, तुम 7 मंथ प्रेग्नेंट हो, मानना पड़ेगा, तुम्हारा मिशन पूरा होने वाला है। शू मन में कहती है, क्या मतलब है इसका?
वो पूछती है, तुम लोग क्या बात कर रहे थे और जेन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? शुएरू कहती है, वो मेरे और उसके बीच की बात है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। शु कहती है, मैं अपने हस्बैंड से ही पूछ लूंगी। शुएरू याद करती है कि उसने जेन से कहा था, तुम्हारी वाइफ 7th मंथ प्रेग्नेंट हो गई है ना, क्या हमें अपना काम नहीं कर देना चाहिए? जेन कहते हैं, मैं बिजी हूँ और ये मेरा प्राइवेट मैटर है, तुम्हें बीच में आने का कोई राइट नहीं है। शुएरू को गुस्सा आता है। प्रेजेंट में वो सोचती है, तुम इसे हार्म नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगी। वो ऊपर खड़े एक आदमी को इशारा करती है। शू जा रही होती है और तभी वो आदमी झूमर की रस्सी काट देता है। झूमर शू के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी जेन आकर उसको बचा लेते हैं। शू और शुएरू दोनों शॉक हो जाते हैं। जेन को चोट लग जाती है। शू कहती है, तुम ठीक हो? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तभी उसे दर्द सा शुरू हो जाता है। जेन उसको बाहों में उठाकर ले जाते हैं। शुएरू गुस्से में सोचती है, ये शू बस मेरी सब्स्टिट्यूट है। जेन, तुम ऐसे उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट सीन में शू जेन के शोल्डर पर मेडिसिन लगा रही होती है। वो पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? शू सोचती है, जेन ने जैसे मुझे बचाया उस हिसाब से तो ये मेरी बहुत केयर करता है, तो उस लड़की से इसका क्या रिलेशन है? वो कहती है, मैंने बरों को तुम्हारी और शुएरू की शादी की बात करते सुना, क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? जेन कहते हैं, तुमने गलत सुन लिया है, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। मैंने सोचा नहीं था वो पार्टी में आएगी। शू कहती है, लेकिन मैंने जो सुना उसके हिसाब से तो तुम दोनों परफेक्ट मैच हो और बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त भी, तो तुमने शादी के लिए उसे चूज क्यों नहीं किया? जेन बोले, मैंने कहा ना ज्यादा जानना अच्छा नहीं होता, तुम रेस्ट करो। जेन चले जाते हैं और फिर शू को शुएरू मैसेज करके कहती है, तुम्हें जेन और अपनी शादी का सच जानना है तो मुझसे टेम्पल में आकर मिलो। शू उससे मिलने पहुंच जाती है और शुएरू से कहती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? शुएरू कहती है, मेरे अलावा तुम्हें सच और कौन बता सकता है? शू कहती है, कौन सा सच? शुएरू कहती है, पता है इन 3 लैंप्स का क्या मतलब है? वो एक कपड़ा हटाती है और वहाँ शू की एक तस्वीर होती है। शू हैरान हो जाती है। शुएरू कहती है, तुम्हें क्या लगता है जेन जैसा बड़ा आदमी तुम जैसी सरकछाप से शादी क्यों करेगा? मैं और वो बचपन के दोस्त हैं। इस साल हम दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन उसके दोस्त के कारण शादी नहीं हो पाई। उसकी कुंडली में लिखा है कि उसकी पहली वाइफ और उसका बच्चा मर जाएंगे। शू को पुजारी की बात याद आती है। शुएरू कहती है, जेन तुम्हें अपनी वाइफ कहता है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि तुम मेरी जगह मर सको। शू को 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? शुएरू कहती है, पहला लैंप उसने खुद तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के बाद बुझाया था, दूसरा लैंप उसने तुम्हारे प्रेग्नेंट होने पर बुझाया था और अब तीसरा लैंप बुझने पर तुम और बच्चा दोनों मर जाओगे। शू के होश उड़ जाते हैं और शुएरू लैंप गिराकर उसे बुझा देती है। तभी शू को दर्द होने लगता है और ब्लीडिंग होने लगती है। हम देखते हैं उसे किसी तरह हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ जेन को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि शू मर गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर शू की बॉडी को लाते हैं, लेकिन उसका फेस कवर होता है। युआन कहते हैं, मैडम बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। जैन कहते हैं, इसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया। तभी डॉक्टर आकर पूछती है, वेन शू की फैमिली से कौन है? असल में कॉम्प्लिकेशंस के कारण हम माँ बच्चे को बचा नहीं पाए। ये डेथ सर्टिफिकेट है, इसमें फैमिली मेंबर के साइन चाहिए। जैन कहते हैं, मैं इसका हस्बैंड हूँ। वो साइन करते हैं और शू की बातें याद करके उनके आंसू बहने लगते हैं। वो शू के हाथ में रिंग देखते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और फिर खुद भी बेहोश हो जाते हैं। सीन बदलता है। जैन को होश आ गया था और उन्हें पता चलता है कि जब वो बेहोश थे तो शू की दादी ने हॉस्पिटल में आकर बड़ा हंगामा किया। उन्होंने शू की बॉडी को शाओ फैमिली के ग्रेव के बीच दफनाने से मना कर दिया और उसकी बॉडी को ले गई। जैन शू की चीजों को देख रहे होते हैं, तभी उन्हें उसकी डायरी मिलती है। डायरी के बीच में कैमेलिया का फ्लावर था और उस डेट पर शू ने लिखा था कि आज मेरा बर्थडे है। मैं अपने और दादी के लिए पीसफुल लाइफ मांगने कैमेलिया ट्री के पास गई थी, लेकिन मैंने वहाँ एक विशिंग रिबन में देखा कि जिस दिन कैमेलिया का आखिरी फ्लावर गिरेगा उस दिन उसका आखिरी दिन होगा। तो मैंने अपनी विश चेंज कर दी और लिखा कि काश आखिरी फ्लावर कभी ना गिरे और उसकी जिंदगी फूल जैसी सुंदर हो जाए। ये देखकर जैन को झटका लगता है। वो सोचते हैं, शू ने मेरे लिए विश मांगी थी। वो रोने लगते हैं। फिर युआन आकर कहते हैं, मिस्टर श्याओ, मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, मैडम ने ही आपके लिए विश मांगी थी। जैन फाइल देखकर सब समझ जाते हैं। फिर हम शुएरू को देखते हैं। जैन की आंटी उससे कहती हैं, वो शू और उसका बच्चा फाइनली मर गए, अब तुम पर दोष नहीं आएगा, तुम्हारी और जैन की शादी हो सकती है। शुएरू कहती है, अच्छा हुआ जो मैंने उस रात दादी के कहने पर विश मांग ली थी, इसलिए तो मेरी और जैन की शादी फिक्स हो पाई। आंटी बोली, हमने टेम्पल में सबको पैसे भी तो खिलाए थे ताकि वो लोग बोलें कि तुमने ही उसके लिए विश मांगी थी। इसमें कितनी मेहनत लगी। शिचांग बोलता है, जैन और श्याओ फैमिली का रिश्ता अच्छा नहीं था, लेकिन वो श्याओ फैमिली का हेड बन गया और उसने हमें बिल्कुल भी फायदा उठाने नहीं दिया। अब तुम्हें शादी के बाद हमारी हेल्प करनी होगी, आखिर हम सब एक ही नाव में सवार हैं। तभी जैन के गार्ड्स आकर सबको घेर लेते हैं। फिर जैन आते हैं
और कहते हैं, तुम सब एक ही नाव में सवार हो तो क्यों ना मेरी वाइफ के साथ DFN भी हो जाओ। शुएरू कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। जेन गन लॉड कर देते हैं। आंटी कहती हैं, तुम क्या पागल हो गए हो। शुएरू तुम्हारी फियांसे है और हम तुम्हारी फेन मिली हैं। जेन उन लोगों की तरफ बंदूक तान देते हैं और शूट करते हैं। सीन बदलता है। अब जेन शू के ग्रेव के पास जाते हैं और घुटने टेक देते हैं। सीन फिर पास्ट में जाता है। हम दादी को देखते हैं जो शू के मरने के गिये शाम में रो रही होती हैं। फिर हम शू की बॉडी देखते हैं जिसमें अचानक उसकी बॉडी में मूवमेंट होती है। इधर दादी के पास एक लेडी आकर कहती है, आपकी पोती जिंदा है। दादी शॉक हो जाती है। लेडी कहती है, आपकी पोती ने जरूर अच्छा काम किया होगा जो ये मिरेकल हो गया। फिर प्रेजेंट में हम शू को देखते हैं जो चुपचाप बैठी होती है। तभी दादी उसे सूप लाकर देती है। फिर टीवी पर न्यूज में बताते हैं कि मिस्टर श्याओ की वाइफ चाइल्ड बर्थ के दौरान गुजर गईं और मिस्टर श्याओ ने अपनी फैमिली के 11 मेंबर्स को जेल भेज दिया। वो अपनी वाइफ के जाने के GHM में सदमे में है और उन्होंने इंटरव्यू के लिए मना कर दिया है। शू ये सब सुनती है लेकिन उसको शुएरू की बात याद आ जाती है। 6 साल गुजर जाते हैं। अब शू बड़ी डॉक्टर बन चुकी है और वो इंटरनेशनल मेडिकल टेक्नोलॉजी पर प्रेजेंटेशन दे रही थी। उसका एक दोस्त मिंगशुआन उसे देख रहा होता है। वो शू से कहता है, तुम सच में कमाल की हो। उन दोनों को साथ देखकर जूनियर्स बातें करते हैं कि ये दोनों कपल्स हैं। दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। अब शू मिंगशुआन के साथ जा रही होती है। मिंगशुआन पूछता है, तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है। शू कहती है, आपने इन 6 सालों में मेरा बहुत ध्यान रखा है लेकिन आप जानते हैं न मेरी पहली शादी नहीं चली। मिंगशुआन बोला, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। शादी के बाद हमारी लाइफ वापस ट्रैक पर आ जाएगी। शू याद करती है कि दादी ने क्या कहा था। दादी कहती है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगी। तुम्हें एक अच्छा लड़का मिल गया है तो अब जल्दी शादी कर लो ताकि मेरी चिंता खत्म हो जाए। शू मिंगशुआन से कहती है, चलो शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। मिंगशुआन का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। इसके बाद मिंगशुआन अपने गॉडफादर को कॉल करके कहता है, मैं शादी करने वाला हूँ, आप शादी में जरूर आना। और हम देखते हैं कि उसका गॉडफादर कोई और नहीं बल्कि जेन है। जेन मिंगशुआन से मिलने के लिए निकल जाते हैं। युआन कहते हैं, मास्टर मिंगशुआन बस एक गरीब स्टूडेंट है जिसे आपने स्पॉन्सर किया है। क्या आपको उसके वेडिंग में जाने की जरूरत है। जेन को शू के डॉक्टर बनने का सपना याद आता है। वो कहते हैं, मिंगशुआन इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन उसका प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है। जेन मिंगशुआन से जाकर मिलता है। मिंगशुआन कहता है, गॉडफादर आप आए मुझे अच्छा लगा। जब मेरी फैमिली स्ट्रगल कर रही थी तब आपने मुझे मेडिकल कॉलेज में स्पॉन्सर किया था। आप मेरे सेकंड पेरेंट्स जैसे हैं। जैन पूछते हैं, वेडिंग कब है। वो कहता है, अगले महीने। मैं अपनी फियांसे को वेडिंग ड्रेस ट्राई कराने लाया हूँ। जैन कहते हैं, ये वही है जिसके बारे में तुमने मुझे फोन पर बताया था। काफी लकी है वो। तभी शू वेडिंग ड्रेस ट्राई करके आती है और जैन उसको देखकर शॉक हो जाते हैं। शू को भी झटका लगता है। मिंगशुआन कहता है, ये वही बिजनेसमैन है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इन्होंने अब तक मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। मिस्टर श्याओ, मैंने और शू ने मिलकर मेडिकल प्रोजेक्ट डेवलप किया है। जैन कहते हैं, मैं इसे जानता हूँ। मिंगशुआन हैरान हो जाता है। जैन बोले, मैंने मिस वैन को न्यूज में देखा है, बहुत टैलेंटेड है ये। शू कहती है, मिंगशुआन आपको गॉडफादर कहता है तो आप मेरे भी गॉडफादर हुए। अब बिजनेसमैन होकर मेडिकल फील्ड में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। मिंगशुआन कहता है, मिस्टर श्याओ ये सब अपनी वाइफ के लिए कर रहे हैं। उनका डॉक्टर बनने का सपना था लेकिन वो 6 साल पहले गुजर गईं। अब मिस्टर श्याओ इस तरह से उनका सपना पूरा कर रहे हैं। शू कहती है, वो कैसे मरी। मिंगशुआन कहता है, तुम ऐसे सवाल कैसे कर सकती हो। मिस्टर श्याओ आप बुरा मत मानिएगा। जैन कहते हैं, कोई बात नहीं, आज एक बिजनेस डिनर है, तुम दोनों भी आना। मिंगशुआन कहता है, हम जरूर आएंगे। नेक्स्ट सीन में शू मिंगशुआन से कहती है, मैं डिनर पार्टी में नहीं जा सकती। मिंगशुआन बोला, ये बिजनेस पार्टी है, वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, उनसे कनेक्शन बनाने का ये अच्छा मौका है। मैं मिस्टर श्याओ से अच्छा कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम जाने से मना कर रही हो। शू कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मिंगशुआन कहता है, फिर तुम मेरे घर चलकर वहाँ रेस्ट करो। दूसरी तरफ जैन पुजारी से बात कर रहे थे। पुजारी कहते हैं, आपका दोस्त जा चुका है। जैन बोले, तो क्या अब मैं शू के साथ फिर से शादी कर सकता हूँ। उसे फिर से कुछ होगा तो नहीं। पुजारी बोले, 6 साल पहले जो हुआ उसके कारण मैडम को बहुत तकलीफ हुई है, उनके लिए आपको माफ करना मुश्किल होगा। लेकिन जैन खुद से कहते हैं, ऊपर वाले ने हमें फिर से मिलवाया है, मैं इस बार तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगले सीन में शू और मिंगशुआन डिनर करने वाले थे। तभी घर पर कोई आता है। शू डोर ओपन करती है और जैन को देखकर हैरान हो जाती है। वो डोर बंद करने वाली थी लेकिन जैन रोक लेते हैं। फिर मिंगशुआन कहता है, गॉडफादर आप यहाँ कैसे। जैन बोले, मिस वेन ने ब्राइडल शॉप में अपनी एक चीज छोड़ दी थी तो मैंने सोचा लौटा दूं। वो शू को उसकी रिंग दिखाते हैं। मिंगशुआन कहता है, ये क्या है। वो बोलती है, कुछ नहीं, बस एक ईयर रिंग है। मिंगशुआन बोला, इतनी छोटी सी चीज के लिए आप परेशान हुए। जैन बोले, मुझे प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ।
शू कहती है, आप जैसे बड़े लोगों को हमारा सिंपल खाना पसंद नहीं आएगा। मिंगशुआन बोला, तुम ये क्या बोल रही हो? वो जो खाना चाहेंगे हम बना देंगे। जैन अंदर जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम दोनों साथ रहते हो? मिंगशुआन बोला, नहीं, शू डॉर्मिट्री में रहती है, कभी कभी यहाँ आ जाती है। शादी से पहले ये साथ नहीं रहना चाहती। फिर जैन कहते हैं, मिंगशुआन मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए मैं म्यांमार का मेडिकल बिजनेस तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। क्या तुम उसे टेक ओवर करोगे? मिंगशुआन बोला, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, लेकिन मैं वहाँ चला गया तो वापस आने में 4 से 5 साल लग जाएंगे। जैन बोले, तुम जाना नहीं चाहते? मिंगशुआन बोला, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन शू से मेरी शादी होने वाली है। मैं चला गया तो शू का ख्याल कौन रखेगा? जैन बोले, तुम्हें अपने करियर के बारे में पहले सोचना चाहिए। मिस वैन का ध्यान मैं रख लूंगा। शू कहती है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे नहीं खाना। ये बोलकर वो चली जाती है। जैन कहते हैं, मैं रेस रूम होकर आता हूँ। अब वो शू के पीछे जाते हैं और उसे किस करने लगते हैं। शू बोलती है, मैं एक बार मरते हुए बची हूँ, तुम मुझे जीने क्यों नहीं देते? जैन बोले, चलो फिर से शादी कर लेते हैं। शू बोली, शादी? तुम फिर से क्या करना चाहते हो? फिर से मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहते हो ताकि अपनी शेरू के साथ हैप्पी लाइफ बिता सको? जैन बोले, ऐसा नहीं है। वो बोली, फिर कैसा है? सच बताओ, 6 साल पहले तुमने मुझे मरने के लिए शादी की थी ताकि शेरू को बचा सको। जैन, हाँ बोलते हैं। शू कहती है, वो 3 लैंप बुझाकर तुमने अपने हाथों से मुझे मारने की कोशिश की? जैन फिर हाँ बोले। शू कहती है, शादी से लेकर मेरे 7वें मंथ प्रेग्नेंट होने तक तुम मेरी मौत का वेट कर रहे थे? जैन फिर हाँ बोले। शू गुस्से में बोली, फिर अब क्या करने आए हो? जैन बोले, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन पहले मुझे इसका एहसास नहीं हुआ था। शू कहती है, तुम कितने बेशरम हो। जैन कहते हैं, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हें चाहता हूँ। शू कहती है, तुम्हें नहीं है, लेकिन मुझे अपनी लाइफ की परवाह है। वो वहीं रिंग फेंक कर जाने वाली होती है। तभी जैन कहते हैं, मैं मिंगशुआन को म्यांमार जाने से रोक सकता हूँ, बस मुझे 1 साल दे दो। इन 365 दिनों में अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी मिंगशुआन आ जाता है। आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? शू उसके पास आती है और कहती है, हम अगले महीने की 7 तारीख को शादी करेंगे। मैंने गॉडफादर से कहा है कि वो फिर जरूर आए। जैन गुस्से में गन निकालने वाले होते हैं, लेकिन रुक जाते हैं। फिर अगले सीन में शू जैन की बातों के बारे में सोच रही थी। तभी उसकी एक कलीग आकर कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज है। तुमने जो मेडिकल प्रोजेक्ट रेडी किया था उसे सिलेक्ट कर लिया गया है। बड़े इन्वेस्टर ने इस प्रोजेक्ट में 1 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात की है, लेकिन वो चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज तुम ही रहो। तुम्हें एक मीटिंग अटेंड करने के लिए बिजनेस ट्रिप में जाना होगा। तुम्हारे प्लेन की टिकट रेडी है। शू सोचती है, बिजनेस ट्रिप अच्छी रहेगी, कम से कम मैं जैन से दूर तो जा पाऊंगी, वो मुझे परेशान नहीं करेगा। वो जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ मिंगशुआन क्लब जाता है और जैन को मैसेज करता है, मैं आ गया हूँ, आप कहाँ हैं? तभी एक लड़की सुसान उससे टकरा जाती है। वो सॉरी बोलता है और सुसान कहती है, तुम तो डॉक्टर मिंगशुआन हो ना? मैंने न्यूज में तुम्हें देखा है और मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। तुम तो रियलिटी में और भी हैंडसम हो। क्या मैं तुम्हारे साथ पिक ले सकती हूँ? वो मिंगशुआन से चिपक कर पिक लेती है और पूछती है, क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगे? लेकिन वो कहता है, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। सुसान जैन को देखती है। फिर मिंगशुआन जैन के पास जाता है। सुसान मिंगशुआन को देखकर इशारे करने की कोशिश करती है। जैन कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हें वो लड़की पसंद है क्या? मिंगशुआन बोला, नहीं, वो बस मेरी फैन है। जैन बोले, तुम्हारी फियांसे आसपास नहीं है, तुम मजे कर सकते हो। मिंगशुआन बोलता है, आपके और आपकी वाइफ के बीच अच्छा रिलेशन नहीं था क्या? जैन कहते हैं, अब आदमी बाहर अपना करियर बना रहा होता है तो उसकी फीमेल फैंस तो होती ही हैं। तुम मेहनत करो और भी मौके मिलेंगे। तभी युआन आकर जैन से कहते हैं, आपकी प्लेन की टिकट रेडी है। जैन मिंगशुआन से कहते हैं, मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, वापस आने के बाद प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। सीन बदलता है और अब शू होटल पहुंच जाती है। वो सोचती है, मेंटर ने तो यही एड्रेस दिया था, रिजर्वेशन भी होना चाहिए। शू रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, आप कंपनी का नाम बताइए जिसने रिजर्वेशन करवाई है, मैं कंफर्म कर लेती हूँ। तभी जैन आ जाते हैं और कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, कंपनी का नाम ब्लैक गोल्ड चैम्बर ऑन एफ कॉमर्स है। शू मन में कहती है, जैन यहाँ कैसे आया? रिसेप्शनिस्ट उन्हें 2 लग्जूरियस रूम की देती है। शू मन में कहती है, मतलब मेरे प्रोजेक्ट में जैन ने इन्वेस्ट किया है, इसने जानबूझकर ऐसा किया है। वो जाने वाली होती है, पर जैन कहते हैं, अगर तुमने 1 साल वाली कंडीशन नहीं मानी तो मैं प्रोजेक्ट से इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगा। शू के पास ऑप्शन नहीं होता तो वो मान जाती है। फिर युआन आकर बोलते हैं, मीटिंग शुरू होने वाली है। शू जैन के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ मिंगशुआन को किसी का कॉल आता है। वो आदमी शिचांग था। वो कहता है, हमने लास्ट टाइम जिस बारे में बात की थी, तुमने उसके बारे में क्या सोचा? मिंगशुआन कहता है, मैं मिस्टर श्याओ के साथ काम कर रहा हूँ, तुम कौन हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम मुझे अपने साथ नहीं मिला सकते। मैं मिस्टर श्याओ को धोखा नहीं दूंगा। शिचांग बोलता है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं मिला सकता, वो तुम्हें अपने साथ मिला लेगा। मिंगशुआन बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? शिचांग कहता है, तुम मेरे ऑफर के बारे में ध्यान से सोच लो। इसके बाद शू मिंगशुआन को मैसेज करती है कि मैं अकेले बिजनेस ट्रिप पर नहीं जाना चाहती, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तभी वहाँ जैन आते हैं। तुमने मीटिंग में अच्छा परफॉर्म किया, आज कंपनी में एक इवेंट है,
मेरे साथ जाओगी? शू कहती है, थैंक यू, लेकिन मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह अच्छी नहीं लगती। जेन कहते हैं, ठीक है, फिर होटल जाना है तो मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। शू इवेंट में ही चली जाती है। अब इवेंट में वो अपनी टीम के साथ बात कर रही होती है और जेन अलग बैठे होते हैं। शू का टीममेट्स अब ट्रुथ एंड डेयर खेलने का प्लान बनाते हैं। फिर सबसे पहले शू की ही बारी आती है। उसे वाइन की पूरी बोतल पीने का टास्क मिलता है, लेकिन वो कहती है मुझे अल्कोहल से एलर्जी है। फिर उसको स्ट्रिप टीज करने का टास्क मिलता है। शू कहती है हर टास्क ऐसा है तो मैं जा रही हूँ, लेकिन उसके टीममेट्स उसे रोक लेते हैं। फिर एक टीममेट कहता है ये चैलेंज थोड़ा मुश्किल है, तुम जाओ और जाकर मिस्टर श्याओ को अपनी रिंग निकालने के लिए कहो। शू बोली ये भी कोई चैलेंज है? तो एक लड़की कहती है तुम क्या मिस्टर श्याओ के बारे में कुछ नहीं जानती? शू बोलती है तुम ही मुझे बता दो, वरना मैं उन्हें चैलेंज कैसे करूंगी। वो लड़की कहती है वो उनकी वेडिंग रिंग है, उनकी वाइफ को मरे इतने साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी लड़की को अपने पास नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी वाइफ से वादा किया था कि वो कभी अपनी रिंग नहीं निकालेंगे। शू याद करती है कि एक रात जेन रिंग निकालने वाले थे, लेकिन शू कहती है इसे मत निकालना। जेन बोले मैं सोने जा रहा हूँ। शू बोली इसे मरने के बाद भी मत उतारना, ताकि बाहर वालियों को पता चले कि तुम मेरे हो। प्रेजेंट में वो लड़की कहती है 6 साल से मिस्टर श्याओ टाइम पर ऑफिस जाते हैं, कभी किसी इवेंट में नहीं गए। इतने अमीर होने के बाद भी उन्होंने 6 साल से कोई नया सूट नहीं बनवाया। वो वही खाते हैं जो उनकी वाइफ को पसंद था। वो ऑफिस से भी जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ ने उन्हें इधर उधर पार्टी करने के बजाय जल्दी घर आने को कहा था। वो अब भी पुराने सूट पहनते हैं, जिसमें उनकी वाइफ का एहसास है। उन्हें लगता है उनकी वाइफ अब भी उनके पास है। शू कहती है फिर मैं ये चैलेंज पूरा नहीं कर सकती, कहीं वो मुझे मार ना डालें। टीममेट्स कहते हैं फिर ट्रुथ चूज कर लो, क्या तुम मैरिड हो? शू बोलती है हाँ। वो पूछते हैं तुम कितने लोगों के साथ रिलेशनशिप में थी? शू कहती है 2 लोगों के साथ। टीममेट कहता है मतलब एक एक्स हस्बैंड और एक करंट हस्बैंड, तुम किससे ज्यादा प्यार करती हो? जैन सब सुन रहे होते हैं और टीममेट्स एक्स और करंट हस्बैंड के लिए चीयर करने लगते हैं। सीन बदल जाता है। जैन बहुत ड्रिंक कर लेते हैं और कार में आकर बैठते हैं। शू पूछती है तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की? वो बोलते हैं तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? शू कहती है तुम्हें वहम हो रहा है। जेन सो जाते हैं। फिर शू युआन से पूछती है जेन ऐसा क्यों कर रहा है? युआन कहते हैं 6 साल पहले मिस्टर श्याओ ने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अपने प्यार के लिए। 20 साल पहले एक लड़की ने कैमेलिया ट्री से उनकी लाइफ के लिए विश मांगी थी। वो उसी लड़की के लिए जी रहे थे, लेकिन इनके अंकल आंटी ने झूठ बोला कि श्वेरू वो लड़की है। मगर आपके एक्सीडेंट के बाद मास्टर को सच पता चला कि उनकी जान बचाने वाली आप थीं। आप उनसे नफरत कर सकती हैं, लेकिन मास्टर ने भी आपसे बहुत प्यार किया है। अब शू जैन को होटल रूम तक ले जाती है और उनके पॉकेट से कार्ड निकालती है, लेकिन तभी जैन उसे जबरदस्ती किस करने लगते हैं। शू उन्हें पुश करती ही है कि मिंग शुआन सामने वाले रूम से निकलता है। शू हैरानी में पूछती है तुम यहाँ हो? जल्दी गॉडफादर को रूम में ले जाओ, इन्होंने बहुत पी ली है। मिंग शुआन जैन को ले जाता है। शू अपने रूम में जाती है और मन में बोलती है ये सब बस उसका दिखावा है। भले ही उसने मुझे प्यार किया, लेकिन मेरी लाइफ के साथ भी खेला। तभी वो बेड पर प्रोटेक्शन वगैरह देखती है। फिर मिंग शुआन आता है और वो कहती है तुमने ये सब प्रिपेयर क्यों किया है? मिंग शुआन कहता है तुमने ही तो मुझे बुलाया था ना? शू कहती है लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था। वो बोलता है मेरी भी तो कोई नीड्स हैं, तुम हमेशा मुझे समझती हो, तो इस बार क्यों मना कर रही हो? वो शू के साथ रोमांस करने लगता है। दूसरी तरफ युआन जेन को हैंगओवर सूप देते हैं और बोलते हैं मैडम और मिंग शुआन एक ही रूम में है। जेन गन निकालकर कहते हैं रूम की खिलाओ। युआन तुरंत भाग जाते हैं। दूसरी तरफ शू मिंग शुआन से कहती है मैं रेडी नहीं हूँ, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर शॉवर लेने चला जाता है। तभी जेन आ जाते हैं और शू को अपने कपड़े ठीक करते देख गलत समझ लेते हैं। शू कहती है तुम अंदर कैसे आए? जेन मिंग शुआन की तरफ गन पॉइंट कर देते हैं, जो कर्टन्स के पीछे था। शू कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? जेन कहते हैं तुम उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। शू कहती है मैं जानती हूँ तुम गन लॉर्ड नहीं रखते। तो जेन शूट कर देते हैं, मगर शू उनका हाथ खींच लेती है। ऐसे में गोली वेस को लगती है। शू शॉक हो जाती है। मिंग शुआन बोलता है ये आवाज कैसी थी? जेन शू को अपने साथ ले जाते हैं। वो शू से कहते हैं वो तुम्हारे साथ सोता? शू बोली तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। जेन बोलते हैं क्या तुम उसे प्यार करती हो? शू कहती है हाँ बोल देती है। जेन कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उसे प्यार नहीं करने दूंगा। जेन शू को बाहों में उठाकर अपने रूम में ले जाते हैं। तभी शू उनकी गन लेकर खुद पर बंदूक तान लेती है और बोलती है अब सब खत्म हो गया है, हम दोनों एक नहीं हो सकते, मुझे जाने दो। जेन उसके सामने घुटने पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं तुम मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन तुम्हें अपनी दादी के बारे में सोचना चाहिए जो अभी जिंदा है। शू कहती है 6 साल बाद भी तुम ये घटिया गेम ही खेलना जानते हो। जेन कहते हैं मुझे और कोई ट्रिक नहीं आती, तुम ही मुझे सिखा दो। शू कहती है आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ये बोलकर शू कमरे में चली जाती है। फिर मिंग शुआन आकर पूछता है ये आवाज कैसी थी? शू कहती है कुछ नहीं, बस मुझसे वास टूट गया। क्या हम जल्दी शादी कर सकते हैं? मिंग शुआन खुश हो जाता है। तुम कैसी वेडिंग चाहती हो? वो बोलती है मुझे सिटी से कहीं दूर जाकर शादी करनी है। मिंग शुआन मान जाता है। शू सोचती है शादी के बाद शायद जेन मुझे छोड़ देगा। सीन बदलता है। जेन शू को मैसेज करते हैं, लेकिन शू उन्हें ब्लॉक कर चुकी थी।
दूसरी तरफ शू मिंगशुआन के साथ शादी कर लेती है। इधर युआन जेन के पास आते हैं और कहते हैं, मैडम इस सिटी में नहीं है, मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। जेन उसे ढूंढने निकल जाते हैं। शादी के बाद शू मिंगशुआन से कहती है, मैं थक गई हूँ और रूम में जाना चाहती हूँ। मिंगशुआन ओके बोलता है। शू रूम में जाती है, लेकिन सडनली वहाँ जेन को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जेन कहते हैं, कांग्रेचुलेशन मिस वैन। शू जाने वाली होती है, लेकिन वो उसे रोककर बोलते हैं, इतनी जल्दी क्या है? मैं तुम्हारे साथ एक शर्त लगाने आया हूँ कि तुम्हारा फियांसे दूसरी लड़की के साथ रात गुजारने वाला है। शू कहती है, बकवास मत करो, मैं और मिंगशुआन इतने साल से साथ हैं, वो मुझे धोखा नहीं देगा। जेन बोले, शर्त लगा लो। शू बोली, तुम्हारे तो? जेन बोले, फिर मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो आज की वेडिंग नाइट हमारी होगी। जैन उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, जिसमें मिंगशुआन वॉशरूम में होता है और सुसान आ जाती है। मिंगशुआन उसको देखकर हैरान हो जाता है। सुसान कहती है, आज तुम्हारी शादी है? लगता है मेरा अब कोई चांस ही नहीं है, कम से कम ऑटोग्राफ दे दो। मिंगशुआन बोलता है, कहाँ? वो उसे अपने शोल्डर पर साइन करने को कहती है। मिंगशुआन कहता है, ये ठीक नहीं है। वो कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन आज रात के बाद तो हमारा कोई चांस नहीं रहेगा, कम से कम आज रात मेरा सपना पूरा कर दो। मिंगशुआन बहक जाता है और वो उसके साथ रोमांस करने लगता है। शू की बोलती बंद हो जाती है। जैन कहते हैं, अब बोलो। वो उसे किस करने लगते हैं। शू उनको पुश करके कहती है, वो अच्छा नहीं है, तो तुम कौन से अच्छे हो? जैन बोले, मैं 6 साल से किसी के करीब नहीं गया। जैन उसे उठाकर ले जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे मिंगशुआन उठता है और रात वाली बात याद करके उसके पसीने छूट जाते हैं। वो रूम से जाने वाला होता है कि मीडिया आ जाती है और सबके सामने उसकी पोल खुल जाती है। इधर शू जैन के साथ होती है। वो कहती है, क्या तुम्हें ये सब करना जरूरी था? जैन बोले, वो मेरी वाइफ के साथ सोएगा तो मुझे तो उसकी धज्जियां उड़ानी ही होंगी। शू कहती है, तुम्हें गलतफहमी हुई है, हमारे बीच उस दिन कुछ नहीं हुआ था। जैन बोले, तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो? वो कहती है, मैं उसके लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जैन कहते हैं, फिर उसके लिए और भी बुरा होगा। दूसरी तरफ मिंगशुआन भागते हुए आता है। फिर उसको प्रोफेसर का कॉल आता है और वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसे बैड रेपुटेशन वाले को हम काम पर नहीं रख सकते, तुम्हें डिसमिस किया जा रहा है। उसकी सॉलिड लग जाती है। फिर वो शू को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल भी नहीं लगता। तभी शिचांग उसको कॉल करता है। मिंगशुआन कहता है, तुमने फिर से क्यों कॉल किया है? हो कौन तुम? शिचांग कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जो सच है वो मैंने तुम्हें सेंड कर दिया है, आराम से देखो। मिंगशुआन फोन में शू और जैन का मैरिज सर्टिफिकेट देखता है। उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। शिचांग बोलता है, जो लड़की तुम्हें सिड्यूस कर रही थी, उसे जैन ने तुम्हारे पास भेजा था। उसे जैन बहुत सारे पैसे दे चुका है और वो अब्रॉड भाग गई है। शू जैन की एक्स वाइफ है। दूसरी तरफ शू और जैन जा रहे होते हैं कि तभी शू के पीरियड आ जाते हैं और उसके पेट में दर्द होने लगता है। जैन उसे बाहों में उठा लेते हैं। शू कहती है, तुम क्या कर रहे हो? वो कहते हैं, मुझे याद है, हर महीने की 10 तारीख को तुम्हारे पीरियड्स होते हैं। मैं तुम्हें रेस्ट के लिए सर्विस एरिया में ले चलता हूँ। जैन उसे ले जाते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर कहते हैं, शू 6 साल पहले भले ही बच गई थी और उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मिसकैरेज से बॉडी में बहुत इफेक्ट पड़ा है, इसलिए पीरियड में उन्हें बहुत दर्द होता है। जैन शू के लिए दवाई लाते हैं और उसके कपड़े भी धोते हैं। शू उठती है और ये देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है, कपड़े में ब्लड लगा था, तुम्हें गंदा नहीं लगा? जैन बोले, तुम्हारे पैरालाइज्ड होने के बाद भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। शू बोली, मैं क्यों पैरालाइज्ड होंगी? जैन बोले, ठीक है, फिर मैं बुढ़ापे में पैरालाइज हो जाऊंगा तो तुम मेरी हेल्प कर देना। अब तुमने मुझे अपना हस्बैंड मान लिया। शू कहती है, तुम्हें वहम हो रहा है। अब नेक्स्ट सीन में शू और जैन साथ में होते हैं। तभी मिंगशुआन शू के पास आता है। वो कहता है, शू मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें चीट नहीं करना चाहता था। इस आदमी ने मुझे फंसाया है, इसने उस लड़की को मेरे पास भेजा। शू जैन को देखती है। मिंगशुआन जैन से कहता है, तुमने मेरा फ्यूचर खराब कर दिया, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। गार्ड्स मिंगशुआन को पकड़ कर ले जाते हैं। फिर शू जैन से कहती है, वो लड़की तुमने भेजी थी, अब तुम ये सब भी करने लगे हो? जैन बोले, मैंने जबरदस्ती उसे उसके साथ गुलछर्रे उड़ाने को नहीं कहा था। तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मैं तुम्हें उसका असली चेहरा दिखाया है। शू कहती है, मुझे तुम्हारा असली चेहरा कैसे नहीं दिखा? जैन कहते हैं, तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ रहो तो तुम मेरा असली चेहरा भी देख लोगी। दूसरी तरफ गार्ड्स मिंगशुआन को सड़क पर फेंक देते हैं। तभी शिचांग आता है और उसे कार में बैठने को कहता है। मिंगशुआन बोलता है, तुम हो जो मुझे कॉल करते थे। वो कार में बैठ जाता है। शिचांग कहता है, मैं जैन का अंकल हूँ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि हम दोनों का गोल एक ही है। मुझे जैन और उस शू को दुनिया से गायब करना है। तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें जो चाहे दे सकता हूँ। मिंगशुआन बोला, क्या करना है मुझे? दूसरी तरफ शू को WMI वर्ल्ड मेडिकल कांग्रेस मीटिंग का इनविटेशन मिलता है। वो खुश हो जाती है। फिर वो टैक्सी का वेट कर रही थी कि जैन आ जाते हैं। शू कहती है, तुम फिर आ गए? जैन बोले, मैंने कहा था ना कि मेरे बिना तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी। शू बोली, अब तुम मुझे कंट्रोल भी करना चाहते हो? मैं इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही हूँ। जैन बोले, तुम्हें जाना है तो मैं ले चलता हूँ। शू कार में बैठ जाती है। अब जैन कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कंट्रोल करना चाहता हूँ, ये मेरी टेरिटरी नहीं है, इसलिए तुम पर खतरा हो सकता है। तभी कार में कुछ गड़बड़ होती
होती है और जेन जैसे तैसे कार को रोक लेते हैं। वो पीछे देखते हैं और शू को हेड नीचे करने को कहते हैं। शू नीचे झुक जाती है, तभी वो गन से कुछ लोगों को शूट करते हैं जो उन पर अटैक करने आए थे। तभी एक गोली जेन को भी लग जाती है। शू शॉक हो जाती है। जेन कहते हैं तुम बाहर मत आना। वो बाहर निकलते हैं और तभी कार अपने आप लॉक हो जाती है। जेन डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं खुलता। लगता है किसी ने सिस्टम हैक कर लिया है। वो लॉक तोड़ने वाले होते हैं मगर तभी शिचांग का कॉल आता है। वो कहता है जेन तुमने पूरी शाओ फैमिली को जेल भेज दिया था एक लड़की के लिए। तुम उससे बहुत प्यार करते हो ना। कार की डिक्की में एक बॉम्ब है जो 60 सेकंड में फट जाएगा और शू के चिथड़े उड़ जाएंगे। लेकिन अगर तुम अपनी गन से अपनी जान ले लोगे तो मैं रिमोट से बॉम्ब डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। जेन और शू को झटका लगता है। शिचांग कहता है बस 40 सेकंड्स बचे हैं। जेन उससे कहते हैं मुझे तुम्हारे घर और कंपनी का एड्रेस पता है। अगर तुमने शू को कुछ भी किया तो तुम्हारी फी मिली और कंपनी के सभी एम्प्लॉय कल की न्यूज हेडलाइन में दिखेंगे। वो अपने सर पर गन रख लेते हैं। शू के होश उड़ जाते हैं। वो उन्हें रोकने के लिए चिल्लाती है। जेन को वेडिंग वाउज याद आते हैं और वो खुद को शूट करने वाले होते हैं कि तभी युआन फोन पर बोलते हैं मास्टर बॉम्ब डीएक्टिवेट हो गया है और शिचांग को हमने पकड़ लिया है। शू और जेन को राहत की सांस आती है। जेन कार के सहारे बैठ जाते हैं और उनकी हालत काफी खराब हो जाती है। फिर उन्हें किसी तरह हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और जेन वापस कैमेलिया ट्री के पास होते हैं। तभी शू आती है और पूछती है तुम्हारी चोट कैसी है। जेन कहते हैं ठीक हो गई है। शू कहती है मुझे फॉरेन यूनिवर्सिटी से ऑफर आया है। जेन कहते हैं मतलब मैं तुम्हें यहाँ अपने पास नहीं रख सकता लेकिन इस बार मैं तुम्हें चॉइस दे रहा हूँ। किसी दिन तुम वापस आना चाहोगी तो मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगा। शू वहां से जाने लगती है। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।